हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। तो डियर स्टूडेंट्स, आज अपने करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2 का पार्ट नंबर 5। आपको बहुत ही वेट करवाया 2-3 दिन, तो उसके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ आपको। देखो स्टूडेंट्स, बात क्या है कि आज आपको बता ही देता हूँ, मैं हूँ एक शादीशुदा इंसान, ठीक है। और शादीशुदा इंसान आपको पता है बिजी होता है, ठीक है। उसको कई बार आना जाना पड़ता है इधर उधर बाहर, जिम्मेदारियाँ बढ़ जाती हैं। तो इस कारण क्या है कि 2-3 दिन का गैप आ गया बीच में, उसके लिए कोई बात नहीं, अब अपने कवर कर लेंगे टॉपिक को। तो देखो आज अपना जो टॉपिक है वो गाउस के नियम का अनुप्रयोगी है वैसे तो, लेकिन उसमें अपने आज करने जा रहे हैं अपरिमित समरूप आवेशित अचालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। मतलब आप अपने को एक शीट दी होगी, परत दी होगी। पिछली जो वीडियो थी उसमें अपने किया था कि अनंत लंबाई के तार के कारण। अब इसमें भी अपरिमित का मतलब अनंत लंबाई की अपने पास शीट है एक, ठीक है ना। तो उसके कारण अपने को क्या करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। और शीट भी कैसी है, अचालक। अचालक मतलब कि उसमें विद्युत धारा का वैसे प्रवाह नहीं होता है, आवेश इधर उधर नहीं जा सकते हैं, ठीक है। अब आगे अपनी चालक परत भी आएगा इसमें टॉपिक, इससे जस्ट आगे वाला टॉपिक चालक परत है। तो चलिए करते हैं स्टार्ट आज का टॉपिक। और टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक दो न्यूमेरिकल करवाता हूँ जो प्रीवियस अपने टॉपिक कर चुके हैं। जो बुक के सॉल्व्ड एग्जाम्पल है ना, उसमें एक दो एग्जाम्पल मेरे को बहुत बढ़िया लगे, वो अपने करते हैं एक बार। तो देखिए प्यारे बच्चों, इसमें 2.1 नंबर जो एग्जाम्पल है, उदाहरण नंबर 2.1 सॉल्व किया हुआ है कि आपको एक विद्युत क्षेत्र दिया हुआ ई वेक्टर और क्षेत्रफल सदिश एस वेक्टर भी दिया हुआ है, फ्लक्स का मान निकालना है। तो ई डॉट एस करना होगा आपको, डॉट प्रोडक्ट इन दोनों का। तो देखो आई कैप वाला यहाँ जे कैप है एस के साथ, तो आई कैप वाला तो है ही नहीं, तो ये जीरो हो गया। और जे कैप वाले का जे कैप वाले से डॉट प्रोडक्ट होता है, तो इन दोनों का गुणा होकर ये 1.5 वोल्ट इंटू मीटर आ जाएगा, ठीक है। ये तो सिंपल सा न्यूमेरिकल है। अब ये थोड़ा सा क्या है कि जो अपने अब टॉपिक कर रहे हैं उसी पे बेस्ड है न्यूमेरिकल। देखो इस न्यूमेरिकल में क्या है कि एक समान विद्युत क्षेत्र ई, आपको ये एक समान विद्युत क्षेत्र दिया हुआ है और इसमें एक बेलन रखा हुआ है। ये वाला एक क्या है, बेलन है। और क्या है कि विद्युत इसकी अक्ष विद्युत क्षेत्र के अनुदिशा, मतलब बेलन का जो अक्ष है ये वाला, ये बेलन का क्या है, अक्ष है, वो इस विद्युत क्षेत्र की दिशा में ही है, मतलब इसी लाइन पे जाता है जो इसका अक्ष है। तो प्रदर्शित कीजिए कि बेलन से पारित कुल विद्युत फ्लक्स क्या है, शून्य है। मतलब इससे जो संबद्ध विद्युत फ्लक्स या नेट या कुल विद्युत फ्लक्स इससे क्या है, जीरो आपको क्या करना है, सिद्ध करना है, ठीक है। तो अब इसको जीरो कैसे सिद्ध करोगे कि, तो अभी जो प्रीवियस अपने टॉपिक किया था उसमें यही था कि जो बेलन अपने गाउसिया पृष्ठ बेलनाकार बनाते हैं तो उसके 3 पृष्ठ लेते होते हैं अपने। तो वैसे ही यहाँ पे क्या लिया हुआ है, 3 पृष्ठ लिए हुए हैं। एक S1 पृष्ठ है, एक S2 पृष्ठ है और एक S3 पृष्ठ, यानी जो वक्र पृष्ठ हो गया इसका। अब तीनों पर ही अपने DSL5 लेते हैं। तो देखो इस अक्ष पर क्या है कि ई वेक्टर और DS वेक्टर की दिशा क्या है, एक ही है। यानी जो इसका मान लो यहाँ S1 पे आपने जो अल्पांश लिया हुआ है उसके कारण DS वेक्टर भी इधर ही है और ई वेक्टर भी इधर ही है। तो मतलब यहाँ पे जो ई और DS के बीच कोण कितना हो गया, 0 डिग्री हो गया। ये हो गया। अब बात आती है S2 की, तो देखो इसमें DS वेक्टर ऐसे होगा, जब आप अल्पांश लोगे यहाँ पे तो ऐसे होगा, लेकिन ई वेक्टर की दिशा यहाँ पे क्या है, ये वाली दिशा है ई वेक्टर की। तो दोनों के बीच का कोण जो होगा वो अपने ये लेंगे, तो ये वाला कोण यानी S2 सरफेस के लिए कोण अपना कितना आ जाएगा, 180 डिग्री कोण आ जाएगा। और S3 के लिए देखो कितना आएगा, S3 के लिए DS वेक्टर क्या होगा, ऊपर की ओर होगा ये वाला, ठीक है। और ई वेक्टर आपका इधर है, ई वेक्टर ये वाला है, तो ई और डी एस के बीच यहाँ पे कितना आ जाएगा, 90 डिग्री का कोण आ जाएगा। और 90 डिग्री के कोण के लिए आप जानते हो प्यारे बच्चों क्या होता है कि जो यहाँ पे ई और डी एस के बीच 90 डिग्री आ गया तो कोस 90 का मान 0 होता है। कोस 90 मान 0 हो गया, तो मतलब ये वाला फ्लक्स तो ऑटोमेटिक से 0 हो गया। अब बात इन दोनों की रहेगी, तो वो देखो अपने सॉल्यूशन में देख लेते हैं कि तीनों से अपने मिलकर बड़ा मान सकते हैं। तो तीनों के कारण फ्लक्स का मान लिखेंगे, एक पे 0 डिग्री, एक पे 180 और एक पे 90। अब यहाँ पे देखो क्या आ जाएगा, फाई इज इक्वल टू ई एस वन माइनस ई एस टू, क्योंकि एस वन एस टू दोनों पृष्ठ हैं। और एस वन और एस टू आपको पता है कि जो बेलन के दोनों ये वाले पृष्ठ होते हैं साइड वाले, ठीक है, ये दोनों कैसे होते हैं, वृत्ताकार होते हैं। तो वृत्ताकार पृष्ठ होने के कारण इनका क्षेत्रफल भी कैसा होगा, समान होगा। तो ई एस माइनस ई एस यानी 0, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक चीज़ लिखी हुई है कि यह परिणाम अपेक्षित है क्योंकि विद्युत क्षेत्र के एक समान होने के कारण बेलन में प्रवेश कर रही रेखाओं की संख्या इसको निर्गत क्षेत्र रेखाओं की संख्या के बराबर है। मतलब बेलन में कोई आवेश नहीं पड़ा हुआ,
तो जब भी यहाँ पे कोई आवेश नहीं पड़ा होता, क्यू का मान क्या होता है, ज़ीरो होता है। तो क्यू का मान जीरो होने के कारण जो फाई क्या होता है, फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी एस और सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो जीरो बटा एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि सिग्मा क्यू जीरो है तो फ्लक्स का मान भी क्या हो गया, जीरो। मतलब संबद्ध विद्युत फ्लक्स जीरो है, मतलब जितनी इसमें से विद्युत बल रेखाएं प्रवेश कर रही हैं उतनी ही क्या हो रही हैं, यहाँ पे बाहर निकल रही हैं। ठीक है, ये हो गया एग्जाम्पल। अब एग्जाम्पल तो आगे और भी बहुत सारे हैं, तो वो अपने बाद में करेंगे। एक एग्जाम्पल आपको और करवाना था मैंने, जो कि वृत्ताकार जो आपको तार वाला करवाया था, अनंत आवेशी तार, इस पर आधारित है। और ये वाला एग्जाम्पल इस बार बोर्ड के पेपर में आया था 2020 में, और जो आपके एक बार पहले बोर्ड में, अब तक बोर्ड में ये जो क्वेश्चन है 2 बार आ चुका है। तो आप इस एग्जाम्पल को पढ़ना, आपको करवाऊंगा जरूर, लेकिन करेंगे तब जब अपने प्रीवियस ईयर बोर्ड क्वेश्चंस कर रहे होंगे। ठीक है, तो अब ये एग्जाम्पल आप खुद ट्राई करना, 2 पॉइंट जो 11 नंबर एग्जाम्पल है। अब स्टार्ट करते हैं अपने आज का टॉपिक। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, आज अपना जो टॉपिक है वो है अपरिमित समरूप आवेशित अचालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र, यानी इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं, यहाँ फील्ड आएगा। ये नोट्स आपको देखने में लग रहे होंगे थोड़े से अजीब, क्योंकि ये नोट्स पुराने हैं। ठीक है ना, तो इसमें क्या है कि इस वाले टॉपिक में कुछ एडिट नहीं करना था, तो मैंने उसी से उठा लिया, क्योंकि अभी दूसरे नोट्स मैंने अभी बनाए नहीं हैं। तो यहाँ आप क्या लिखोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लिख दोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड। ऐसी कुछ गलतियाँ थी प्रीवियस जो नोट्स हैं ना, उसमें कुछ गलतियाँ थी, उस पर सुधार करके और मैं नए नोट्स तैयार कर रहा हूँ, उसी से पढ़ाता हूँ आपको। ये वाले पुराने इस कारण लिए हैं क्योंकि इसमें कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं है जो मेरे को ऐड करनी पड़े नए नोट्स में। ऐसे का ऐसे ही मैं नए में उतार दूंगा इसको, तो तभी मैं उससे करवा रहा हूँ आपको कि आपको क्या करना है। एक अचालक परत दी हुई है, मतलब शीट, जैसे पेपर का पेज होता है ना आपका, बिल्कुल वैसे एक शीट है, बहुत लंबी शीट है। उसके कारण आपको क्या करना है, विद्युत क्षेत्र निकालना है किसी पॉइंट P पर। मान लो ये एक शीट है और ये यहाँ पे पॉइंट क्या है, P है, इस पर विद्युत क्षेत्र निकालना है। तो यहाँ इसके O बिंदु से अपने इसको मिला देते हैं P को, और ये दोनों के बीच की दूरी क्या आ जाएगी, स्मॉल r, जैसे आपने अनंत लंबाई के तार में लिया था। ठीक है, तो अब शीट पर कैसा आवेश माना हुआ, अपने प्लस आवेश माना हुआ, और मैंने आपको कहा था कि आप नेगेटिव आवेश मानना चाहो तो इस पर नेगेटिव भी मान सकते हो, वो आपकी इच्छा है। लेकिन पॉजिटिव के कारण दिशा दिखानी थोड़ी आसान रहती है, तो इसी कारण मैं पॉजिटिव आवेश इसमें लेता हूँ। तो अब अपने क्या करते हैं कि माना ABCD एक समरूप आवेशित अनंत लंबाई की अचालक परत का भाग है, यानी कि ये क्या है कि परत का क्या है, भाग है एक। वैसे तो क्या है कि ये अनंत लंबाई की अभी ऊपर भी बहुत ऊंचाई तक जा रही है और नीचे भी इसका कोई सिरा नहीं है, कोई सिरा नहीं है ऊपर और नीचे, तो अपने उसका भाग ले रहे हैं ABCD। ठीक है, और इसका जो पृष्ठ आवेश घनत्व है वो सिग्मा है। अब जो प्रीवियस आपने तार वाला किया था उसमें रेखीय आवेश घनत्व लिया था, क्योंकि तार एक रेखा के अनुदिश होती है, तार की ओनली लंबाई होती है, तो वहाँ पे अपने रेखीय आवेश घनत्व लिया। लेकिन जो आपका पृष्ठ होता है, पृष्ठ क्या होता है, पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है, तो इसका अपने क्या ले लेंगे, पृष्ठ आवेश घनत्व यानी सिग्मा मान लेंगे। अब इससे लंबवत दूरी OP बराबर R पर अपने को क्या करना है, तीव्रता का मान और दिशा ज्ञात करनी है। मतलब इससे OP ये वाला जो लाइन है, इस P पॉइंट पे अपने को क्या करना है, तीव्रता का मान ज्ञात करना है। तो अब तीव्रता का मान ज्ञात करने के लिए मैंने आपको बताया था कि क्या करना है, यहाँ पे आपको एक बस इतना एडिट एक चीज़ करनी है, इसको आपको बता देता हूँ। यहाँ आपको इससे पहले लिखना है तीव्रता की दिशा, क्योंकि ये क्या दिखा रहा है, यहाँ अपने पहले क्या निकालते होते हैं, तीव्रता की दिशा निकालते हैं। ये नोट्स मैं आपको अपलोड करूँगा ना, जो वो नए नोट्स ही अपलोड करूँगा, पुराने नहीं दूंगा, नए दूंगा। तो तीव्रता की दिशा अपने पहले निकालते हैं। तो दिशा निकालने का वही तरीका है जैसे आपने अनंत लंबाई की तार के कारण दिशा निकाली थी। अपने क्या किया था कि अपने जब इसको ये वाला जो O बिंदु है, अगर इसको यहाँ बीच में मान ले या वैसे ही मान ले, तो ये O बिंदु इस परत को 2 भागों में बांट रहा है, एक तो ये ऊपर वाला भाग है और एक ये नीचे वाला भाग है। अब जितनी लंबाई पर ऊपर आप अल्पांश लोगे, यानी इससे जितना दूर ऊपर अल्पांश लोगे उतने ही दूर नीचे भी बिल्कुल वैसा अल्पांश होगा एक। मतलब ऐसे उसमें भी मैंने आपको बताया था ना भैया, इसकी फ़ोटो बन रही है यहाँ पे इस पॉइंट पे, ऐसे मान लो आप। तो बिल्कुल क्या है, अपने को अल्पांशों का जोड़ा मिलता है, जितनी लंबाई पर ऊपर उतनी लंबाई पर नीचे। तो और दोनों के कारण जो दिशा होती है वो दिशा क्या दिखाते हैं, अपने DE वेक्टर लिखते हैं। DE वेक्टर विद्युत क्षेत्र का मान है। तो मान लो यहाँ पे A1 बिंदु पे अपने इसका एक छोटा सा अल्पांश लिया DS, तो इस DS के कारण जो विद्युत क्षेत्र है वो DE है।
क्या है, डी ई विद्युत क्षेत्र का मान है। तो इसके कारण इस पी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान निकालना है, तो अपने क्या करेंगे, यहाँ पे Q0 आवेश रखेंगे जिसको परीक्षण आवेश बोल देते हैं और इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो अब इस शीट पर भी पॉजिटिव और इस पर भी पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, मतलब इधर भेजने का प्रयास करेगा। तो डी ई वेक्टर की दिशा इस अल्पांश के कारण ये वाली हो जाएगी। ठीक है, जो ये तीर लगा के दिखाई हुई है, मतलब इस दिशा में हो जाएगा डी ई वेक्टर। और बिल्कुल इस A2 बिंदु पर जो आपने अल्पांश लिया हुआ ऊपर वाले के जैसा ही, उसके कारण जो डी ई वेक्टर है उसकी दिशा ये वाली हो जाएगी। ठीक है, ये वाली जो दिशा दिखा रखी है ये होगी। अब अपने क्या करते हैं कि दो अल्पांश, ऐसे बहुत सारे अल्पांश बनेंगे और उसके कारण डी ई बनते जाएंगे, और वो डी ई इस ओ पी लाइन के साथ क्या करेंगे, कुछ ना कुछ कोण बनाएंगे। तो ये कोण अपने क्या माना था, प्रीवियस जो था उसमें भी थीटा ही माना था, तभी मैंने कहा था कि तार वाला आप अच्छे तरीके से कर लेना, उसी पर बेस्ड ही आगे हैं। तो ये कोण भी थीटा और ये कोण भी थीटा। तो अब इसको क्या करेंगे, ऊपर वाले डी को भी दो घटकों में बांट देंगे और नीचे वाले को दो घटकों में। तो देखो ऊपर वाले का एक घटक कोस थीटा यानी थीटा के पास वाला, और बिल्कुल उसके लंबवत क्या आ जाएगा, ये साइन थीटा घटक आ जाएगा, और बिल्कुल ऐसे नीचे क्या आ जाएगा, साइन थीटा, और इधर क्या आ जाएगा, नीचे वाले का कोस थीटा, मतलब इसके घटक। तो ये चार हो गए। तो साइन थीटा और साइन थीटा घटक एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, और कोस थीटा वाले जुड़ के अपने को क्या देंगे, परिणामी तीव्रता देंगे। तो आप क्या लिखोगे परिणामी तीव्रता की दिशा, कि पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर होती है। ये पृष्ठ के लंबवत ही है ना, अगर मान लो इस पृष्ठ पर ऐसे लाइन खींचूं मैं, ये पृष्ठ तो ऐसे है, तो इसके साथ ये 90 डिग्री का कोण ही बना रही है। तो पृष्ठ के लंबवत और तीव्रता की दिशा कौन सी आ रही है, ये वाली आ रही है। क्योंकि ऐसे बहुत सारे आप जब अल्पांश लोगे, तो मान लो इस अल्पांश के कारण ऐसे आएगा, और यहाँ पे जो नीचे अल्पांश होगा बिल्कुल इसके जैसा, उसके कारण ऊपर जाएगा, उसके भी साइन थीटा वाले घटक कैंसिल और कोस थीटा वाले घटक इसी दिशा में आएंगे। तो ऐसे सभी अल्पांशों के कारण जो कोस थीटा वाले घटक है वो एक ही दिशा में जाएंगे और जुड़ के अपने को क्या देंगे, परिणामी तीव्रता। तो वही ये सारी कहानी मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। क्या लिखा हुआ है कि अब O से समान दूरी पर ऊपर व नीचे दो समान क्षेत्रफल DA लेते हैं। DA लिया हुआ, DS ले लो आप, कोई बात नहीं, वो एक ही जैसा है। ठीक है, तो इन अल्प क्षेत्रफलों के कारण P पर जो तीव्रता है वो DE चित्रानुसार A1P व A2P दिशा में होगी, और डी वेक्टर क्षैतिज के साथ थीटा कोण बनाता है, यानी ये थीटा कोण बनाता है। तो अतः परिणामी तीव्रता हेतु तीव्रताओं को घटकों में वियोजित करते हैं, और प्लेट के समांतर घटक डी साइन थीटा बराबर विपरीत होने के कारण निरस्त हो जाते हैं। वह प्लेट के लंबवत घटक, मतलब ये कोस थीटा वाले घटक कैसे हैं, लंबवत ही आ रहे हैं। अब ये वाले घटक तो क्या है कि इस प्लेट की दिशा में ही है, क्योंकि ये ऊपर नीचे फैली हुई है, तो ये तो समांतर घटक है, और ये वाला जो कोस थीटा वाले घटक हैं ये कैसे हैं, लंबवत घटक हैं। तो लंबवत घटक अपने को जुड़ के क्या देते हैं, परिणामी तीव्रता देते हैं, जिसकी दिशा पृष्ठ के लंबवत बाहर है। अब एक नोट लगा के मैंने लिखा हुआ है कि यदि पृष्ठ आपका नेगेटिवली चार्ज्ड है, मतलब पृष्ठ पर आपने नेगेटिव चार्ज दिया हुआ है, तो आप क्या करोगे कि तीव्रता की दिशा पृष्ठ के लंबवत अंदर की ओर होगी। आपको पता है कि नेगेटिव चार्ज के कारण दिशा पॉजिटिव के विपरीत होती है। तो अगर आपकी इस पृष्ठ पर नेगेटिव चार्ज आपने दिया हुआ है, मान लो पॉजिटिव की जगह नेगेटिव, तो तीव्रता की दिशा क्या हो जाएगी, ये वाली हो जाएगी। ठीक है, और डी ई वेक्टर की दिशाएं ऐसे हो जाएंगी। इस साइड अब जो डी कोस थीटा वाले घटक है ना, वो इस साइड आ जाएंगे, और साइन थीटा वाले यहीं पड़े रहेंगे, क्योंकि कोस थीटा और साइन थीटा के बीच कितना 90 डिग्री का कोण बनता रहेगा। तो ऐसे होगा नेगेटिव चार्ज के कारण। तो आपको समझ आ गया होगा, दिशा वाला खेल दो बार आपने कर लिया है। अब बात आती है यहाँ पे तीव्रता के सूत्र की। तो तीव्रता के सूत्र के लिए अपने को क्या बनाना होगा, गाउसिया पृष्ठ बनाना होगा। अब गाउसिया पृष्ठ इस शीट के लिए कैसा बनाएं, तो वो आपके सामने बनाया हुआ है बेलनाकार। अब यहाँ पे क्या होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे से यही पूछते हैं कि पिछली बार भी जब मैं पढ़ाता था यहाँ पे अटक जाते थे स्टूडेंट, जो होशियार स्टूडेंट होते थे, कि सर ये क्या कारण है कि आपने गाउसिया पृष्ठ बेलनाकार लिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे कन्फ्यूजन होता है सबसे ज़्यादा। तो आप सोच सकते हो क्या बेलनाकार क्यों लिया है, मैं तो बताऊँगा ही बताऊँगा। आप सोचो भी बेलनाकार क्यों लिया हुआ है गाउसिया पृष्ठ। अब एक चीज़ ये सोचो पहले इस क्वेश्चन का उत्तर ढूंढने के लिए कि गाउसिया पृष्ठ होता क्या है, कि ये काल्पनिक पृष्ठ होता है, और वो काल्पनिक पृष्ठ क्या कर देता है कि कुछ आवेश को अपने अंदर क्या कर लेता है, बद्ध कर लेता है, मतलब इसके अंदर कुछ ना कुछ आवेश होना चाहिए। तो अब एक बात तो ये कि यहाँ पे जो आपने बेलनाकार गाउसिया पृष्ठ लिया हुआ है, ये इतना लंबा क्यों लिया, इस शीट के आर पार ही निकाला हुआ है गाउसिया पृष्ठ।
तो इसका कारण ये है कि जब भी अपने अचालक परत को, अचालक या कुचालक परत, कुछ भी बोल लो आप, देखो परतें दो प्रकार की होंगी, एक सुचालक या चालक होगी और एक अचालक या कुचालक उसे बोल देते हैं। तो जब आप किसी अचालक परत को आवेश देते हैं, मान लो आपने पॉजिटिव आवेश दिया या नेगेटिव आवेश दिया, तो ये आवेश क्या होगा कि उस परत के दोनों पृष्ठों पर और उसके अंदर भी क्या होता है, समान रूप से फैल जाता है अचालक के कारण। अब आप कहोगे भी सर ऐसा होता क्यों है, तो वो अभी अपने आगे डिटेल में पढ़ेंगे। एक पूरा आधे पेज का वो टॉपिक है, ठीक है, उसमें अपने डिटेल से पढ़ेंगे कि चालकों के अंदर तो आवेश नहीं जाता, चालकों की तो क्या होता है, ओनली सतह पर आवेश रहता है। मतलब जिस साइड आपने दे दिया ना, अगर मान लो ये चालक शीट होती, तो मान लो ये आपका पेज है, ये इसकी फ्रंट साइड है, एक इसकी बैक साइड है, तो आप जिस साइड आवेश देते उसी साइड ही आवेश रहता, दूसरी साइड नहीं जाता ये वाला आवेश जो होता है, ठीक है। लेकिन अगर आपकी परत क्या है, अचालक है या कुचालक है, उस पर क्या होगा, इस साइड अगर मान लो इस साइड आवेश दे दिया तो ये सारी परत पर फैल जाएगा आवेश। मतलब इसके पीछे की साइड भी चला जाएगा, इसके अंदर भी चला जाएगा और इसके इस साइड भी रहेगा, मतलब हर जगह पे आवेश फैल जाएगा अचालक के कारण। तो आपको यहाँ से एक नई चीज़ सीखने को मिली, क्या चीज़ है वो, दोबारा रिपीट कर लो कि अचालक कोई भी वस्तु है, उसको दिया गया आवेश उसमें समान रूप से फैल जाता है और उसके हर एक भाग पर फैलता है। लेकिन सुचालक या चालक वस्तु है जो, उसको अगर अपने आवेश देंगे तो वो आवेश उसकी ओनली सतह पर ही होगा और जिस साइड देंगे बस उसी साइड रहेगा और कहीं नहीं जाएगा, ठीक है। इसका रीज़न अब क्या होगा कि अपने गोले वाला टॉपिक पढ़ेंगे, वहाँ डिटेल में आएगा और 2-3 बार ये क्वेश्चन आ भी चुका है, वहाँ अपने इसको डिस्कस करेंगे। तो आप ये बात याद रखो कि इस परत के हर इस साइड भी आवेश फैला हुआ है और दूसरी साइड भी आवेश फैला हुआ है और अंदर भी आवेश फैला हुआ है। तो अपने को तो क्या करना होता है, गाउसीय पृष्ठ में आवेश को बद्ध करना होता है। तो अब जब आपने ये वाला बेलनाकार पृष्ठ यहाँ पे बनाया तो क्या हो गया, ये वाला जो आपका आवेश है वो क्या हो गया, बद्ध हो गया यहाँ पे। अब आप में से कई स्टूडेंट्स कहेंगे कि सर गाउसीय पृष्ठ तो आप ऐसे भी बना सकते हैं, ठीक है, ऐसे भी बना सकते हैं सर गाउसीय पृष्ठ तो बात आपकी बिल्कुल सही है स्टूडेंट्स, गाउसीय पृष्ठ अपने ऐसे भी बना सकते हैं। लेकिन इस गाउसीय पृष्ठ के लिए बात क्या होगी कि इस गाउसीय पृष्ठ में जो ये वाला आवेश बद्ध आवेश है, तो इसकी क्या होगी, जो इसके अंदर वाला बद्ध आवेश है, इसकी गाउसीय पृष्ठ से दूरी सही नहीं रहेगी। अब आप कहोगे भी सर कैसे सही नहीं रहेगी इसकी दूरी, कि मान लो जो ये गाउसीय पृष्ठ है इससे ये वाली दूरी तो इतनी है, लेकिन अगर मान लो इस वाले बिंदु की दूरी कहूँ तो वो बहुत ही ज़्यादा दूर हो जाएगी। तो आप इस साइड नहीं बना सकते, आपको ऐसे का ऐसे ही बनाना पड़ेगा। और अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो भाई यहाँ पे भी मैं कह रहा हूँ इसका रट्टा लगा लो कि बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ ही बनाना है, चाहे तो शीट हो और चाहे आपके पास तार हो, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो, अब एक कन्फ्यूजन और दूर कर दूं कि जो यहाँ पे आपका गाउसीय पृष्ठ के अंदर बद्ध आवेश है वो यहाँ ये वाला जो पृष्ठ है ना, इसके अंदर बद्ध आवेश होगा, ठीक है। यानी इस जो पार्ट है ना आपका, ये बेलन का पार्ट, इसमें आपका कितना आवेश बद्ध है, वो वाला आवेश आपका क्या हो जाएगा, गाउसीय पृष्ठ का आवेश हो जाएगा। तो अब अपने क्या करना है, P बिंदु पर तीव्रता ज्ञात करने के लिए पृष्ठ के तल के लंबवत गुजरता हुआ 2r लंबाई और s अनुप्रस्थ काट का बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ की रचना करते हैं और P बिंदु भी क्या होगा, इसी पृष्ठ पर होगा, ठीक है। आपका जो P बिंदु है वो इसी पृष्ठ पर आपको लेना है। और अपने क्या करते हैं कि जो ये O बिंदु था, इस O की क्या थी, इससे जो दूरी थी P से, ओ से पी की दूरी कितनी थी, स्मॉल आर थी। तो जितना इधर गाउसीय पृष्ठ बनाया बिल्कुल उतना ही इधर बनाया हुआ है, मतलब ये वाली दूरी भी आपकी कितनी है, स्मॉल आर है। एक जैसा गाउसीय पृष्ठ दोनों साइड बनाया हुआ है, बाई बाई बना दिए दो, तो ये टोटल दूरी 2r होगी। और इसकी त्रिज्या कुछ भी हो सकती है, त्रिज्या की अपने को इसमें ज़रूरत ही नहीं होगी। त्रिज्या आप कुछ मान लो, r नहीं मान सकते अब आप, क्योंकि r तो 2r तो इसकी टोटल लंबाई होगी, तो त्रिज्या आपको और कोई मान नहीं पड़ सकती, लेकिन यहाँ त्रिज्या काम ही नहीं आएगी। तो 2r लंबाई का बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ बनाते हैं, तो P बिंदु इसी पृष्ठ पर होगा, ये वाला बिंदु P है, तो इस पृष्ठ पर अपना P बिंदु आ गया। तो संपूर्ण गाउसीय पृष्ठ से जो निर्गत फ्लक्स होगा वो फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी एस इज इक्वल टू सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा। समीकरण नंबर 1 दे दिया है इसको। अब अपने को क्या करना है, ये वाली लेफ्ट हैंड साइड लेनी है। तो लेफ्ट हैंड साइड ही जब आप यहाँ पे लोगे, तो ये वाला पृष्ठ जब आप लोगे तो इस जो पूरा बेलन है, पूरे बेलन के 3 पृष्ठ बनते हैं, आपको मैंने बताया हुआ है पहले,
ठीक है, प्रीवियस जो अपने चैप्टर किया था, सॉरी टॉपिक किया था, उसमें यही चीज़ थी कि 3 पृष्ठ होते हैं बेलन के, एक S1 पृष्ठ जो ये गोल वाला है, एक S2 पृष्ठ जो इधर गोल वाला है, और एक S3 जो ये इसका क्या है, कर्व है, वक्र भाग है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो 3 पृष्ठ बनते हैं, और बिल्कुल पूरे बेलन के लिए निकालना हो तो आपको इन तीनों पृष्ठों के कारण क्या निकालना होगा, फ्लक्स का मान। तो ई डॉट डी एस S1, ई डॉट डी एस S2 और ई डॉट डी एस S3, ई डी एस कोस थीटा 1 कोस थीटा 2 कोस थीटा 3। अब 3 कोण आ गए, 3 कोण ये है किसके बीच, ई और डी एस के बीच है, समझ आया, ई और डी एस के बीच हैं। तो S1 पृष्ठ पर थीटा 1 कोण होगा ई और डी एस के बीच, S2 पृष्ठ पर थीटा 2 होगा, और S3 पर थीटा 3 होगा। तो अब कोण निकाल लेते हैं भी, अपने कोण कितने आते हैं इसमें। तो अब देखो आपके पास क्या है कि जो ये यहाँ पे इस P बिंदु पर बात करूँ मैं, तो P बिंदु पर E वेक्टर की दिशा ये वाली है बाहर की ओर, और DS वेक्टर की दिशा भी ये वाली है बाहर की ओर। तो E और DS के बीच कोण कितना आ गया, 0 डिग्री आ गया आपके पास। ठीक है, अब देखो शीट का ये पीछे वाला भाग है, कैसा है, पीछे वाला भाग है, और इस पीछे वाले भाग से ये वाला जो पॉइंट है आपका, ये वाला कितनी दूरी पर है, स्मॉल r दूरी पर है। तो अब इसके पीछे वाले भाग पर भी कैसा आवेश है, प्लस आवेश, और प्लस आवेश के कारण दिशा क्या लेंगे आप, बाहर वाली। यहाँ पे ये कंफ्यूज नहीं होना आपने भी, सर जो आपने अभी एग्जाम्पल करवाया था उसमें तो आपने क्या कहा था भी, एक विद्युत क्षेत्र दिया हुआ था और उसकी दिशा ये वाली फिक्स ही दी हुई थी उसमें, तभी अपने जो इधर वाला पृष्ठ था उसके लिए जो कोण था वो 180 डिग्री माना था। लेकिन यहाँ आपको वो गलती नहीं करनी है, क्योंकि यहाँ पे विद्युत क्षेत्र ना दे होके आपको विद्युत क्षेत्र की दिशा निकालनी होगी। तो प्लस आवेश के कारण अब आपका शीट का क्या है, यहाँ पीछे वाला भाग है, तो पीछे वाले भाग पर भी प्लस आवेश, और प्लस आवेश के कारण ई की दिशा बाहर की ओर होगी ऐसे। तो इधर ही ई वेक्टर और इधर ही क्या हो जाएगा, डी एस वेक्टर हो जाएगा। तो यहाँ पे भी जो कोण होगा वो कितना आ जाएगा, 0 डिग्री। तो S1 और S2 दोनों पृष्ठों पर 0 आ गया। अब S3 पृष्ठ पर अगर अपने क्या लें, डी एस वेक्टर लें, तो डी एस का जो डी एस वेक्टर होगा वो तो ऊपर की ओर होगा, और ई वेक्टर की दिशा आपकी ये वाली होगी। तो ई और डी एस के बीच कितना कोण आ जाएगा, यहाँ पे 90 डिग्री का कोण आ जाएगा आपके पास। तो यहाँ पे जो फ्लक्स हो जाएगा 0। तो अब 2 पृष्ठों पर तो कोण आ रहे हैं 0 डिग्री, और एक पृष्ठ पर आ रहा है 90 डिग्री, थीटा 3 90, थीटा 1 0, थीटा 2 0। तो अब S1 और S2 पृष्ठ हैं, तो इस पर क्या आ गया, अपने जो कोण है वो 0 डिग्री आ गए हैं। तो 0 डिग्री का मान कोस थीटा 1 कोस थीटा 2 0 रखा, तो ई डी एस आ जाए। और S1 और S2 पर E का मान कांस्टेंट है। अब ये देखो कांस्टेंट कैसे है कि आपको चाहे इस S1 पृष्ठ पर यहाँ पे बिंदु ले लो, यहाँ पे ले लो, जहाँ कर ही मर्जी ले लो, इस पे ले लो, इस पे, तो इन सभी बिंदुओं की शीट से दूरी क्या रहेगी, स्मॉल आर ही रहेगी। ऐसे ही इधर मैं अगर बात करूँ तो इधर वाले की भी क्या रहेगी, स्मॉल आर ही रहेगी, क्योंकि शीट ऐसे लंबवत पड़ी हुई। तो लंबवत शीट से ये वाला जो पॉइंट है इसकी दूरी हमेशा क्या रहेगी, फिक्स ही रहेगी। चाहे आप ये वाली दूरी ले लो, चाहे आप ये वाली दूरी ले लो, कोई मर्जी दूरी ले लो, उसका मान क्या रहेगा, हर टाइम आर ही रहेगा। तो इस कारण इस पर ई का मान फिक्स है। कईयों को ये भी नहीं पता होगा भी आर फिक्स है तो ई कैसे फिक्स होगा। तो देखो शीट पर जो आवेश है वो फिक्स है, तो ई का मान क्या होता है, के क्यू बटा आर स्क्वेयर होता है, सिंपल जो फॉर्मूला है। तो उसमें जब आर का मान फिक्स है, आर का मान समान है, तो तीव्रता का मान भी क्या होगा, समान ही होगा। ठीक है, समझ आया। तो S1 और S2 पर E कांस्टेंट है, तो E को बाहर लिख लिया, और S1 प्लस S2, S1 और S2। अब DS ये S1 पृष्ठ पर है, DS S2 पर है। तो अपने दोनों का जो क्षेत्रफल है वैसे तो वो क्या होगा, पाई आर स्क्वेयर होगा। अपने यहाँ पे त्रिज्या ना लेके इसके क्षेत्रफल को क्या मान लेते हैं, S ही मान लेते हैं। वैसे क्या होगा, पाई आर स्क्वेयर होगा वैसे। ठीक है, लेकिन अपने पाई आर स्क्वेयर ना लेके बुक के अकॉर्डिंग चलेंगे यहाँ पे। तो बुक के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो क्षेत्रफल का मान है वो आपके पास ऐसे ही ले लेंगे। अपने दोनों का क्षेत्रफल समान ही होगा, S1 और S2 का, क्योंकि दोनों ही कैसे हैं, गोलीय पृष्ठ हैं, वृत्ताकार पृष्ठ हैं, सॉरी। ठीक है, S1 और S2, तो S लिख लिया उनका क्षेत्रफल। तो ES इसका मान आ गया, और ES ही इसका मान आ गया, तो 2ES आ गया। ये समीकरण 2। अब आपको पता है कि जो इसका क्या है, यहाँ पे S क्षेत्रफल आपने कौन सा लिया हुआ है, S क्षेत्रफल आपने बता सकते हो कौन सा लिया है, S जो आपने लिया हुआ है S इस वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल। तो अब जो आपका आवेश बद्ध है वो भी इतने में बद्ध है यहाँ पे, तो इस भाग का क्षेत्रफल भी कितना है, S है। और अगर मैं इसकी बात करूँ इस साइड वाले का, तो इसका क्षेत्रफल भी कितना है, S है।
यानी बेलन का जो ये वाला वृत्ताकार भाग है वो उसका क्षेत्रफल तो फिक्स ही रहेगा, चाहे आप कहीं मर्जी निकालो, तो एस मान लिया वो आपने। ठीक है, तो अब वही चीज़ है कि जो पृष्ठीय आवेश घनत्व है वो सिग्मा है, तो पृष्ठ के इकाई क्षेत्रफल पर जो आवेश होगा, इकाई क्षेत्रफल पर आवेश को ही अपने क्या बोल देते हैं, पृष्ठ आवेश घनत्व कह देते हैं। तो इकाई क्षेत्रफल पर अगर आपका जो आवेश है वो सिग्मा है, तो एस क्षेत्रफल पर आवेश कितना होगा, सिग्मा एस। तो सिग्मा क्यू का मान सिग्मा एस आ गया, मतलब जो आपने गाउसिया पृष्ठ लिया है उसके अंदर जो बद्ध आवेश है, ठीक है, यानी कि जो आपका ये वाला एरिया है जो आपने ये गोला बना रखा है इसके अंदर कितना बद्ध आवेश है, क्योंकि बेलन आपका यहीं से गुजरता है, ये वाला नहीं लेना आपको, ये जो इधर वाला एरिया, कई सोच रहे होंगे भी इसको ले लें। ये डायग्राम कैसा है, 3D डायग्राम है बच्चों, 3D डायग्राम है, तो शीट ऐसे सीधी खड़ी हुई है और खड़ी हुई के बीच में से ये बेलन गुजर रहा है, तो बेलन में से जो सॉरी जो शीट में से बेलन का जो पार्ट गुजर रहा है ना वो तो इतना गोलाकार भाग ही गुजर रहा है, ये वाला जो अंदर वाला है। आप ऐसे मत समझ लेना भी ये भी आवेश बेलन के अंदर ही है और ये भी अंदर ही है, अंदर नहीं है ये आवेश। समझ में आया। अब नेक्स्ट देखो आगे चलते हैं, तो सिग्मा क्यू मतलब जो गाउसिया पृष्ठ के अंदर बंद आवेश होता है, तो सिग्मा क्यू बराबर आपके पास आ गया सिग्मा एस। तो अब अपने क्या करेंगे, गाउस के नियम, यानी ये वाली समीकरण थी ना जो ई डॉट डी एस, तो ई डॉट डी एस का मान तो अपने पास आ गया 2 ES और सिग्मा क्यू का मान आ गया सिग्मा एस, तो दोनों साइड अपने क्या करेंगे, ये वाली वैल्यू रख देंगे 2 ES और सिग्मा एस अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ई का मान यहाँ पे देखो एस से ये एस कैंसिल हो गया और ई का मान सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ये आ जाएगा। तो अब आपको यहाँ पे एक चीज़ दिख रही है भी, जो तीव्रता का मान है वो आर पर निर्भर नहीं कर रहा, क्योंकि आर इस फॉर्मूले में नहीं आ रहा है। समझ में आया। तो अब यहाँ पे आपको क्या लेना है कि जब इसका सदिश रूप लेना है, तो यहाँ तो पहले तो आप क्या करते थे, अगर नीचे आर होता था तो ऊपर आर कैप लगा देते थे, आर कैप ही लगाते थे। तो अब यहाँ पे कुछ नहीं है तो आप एन कैप लगा दो, और एन कैप यहाँ पे किसको दिखा रहा है, एन कैप है परत के लंबवत दिशा में इकाई सदिश, मतलब कि आपको पता है परिणामी तीव्रता इस दिशा में होगी, तो इस दिशा में कोई इकाई सदिश है उसको अपने क्या नाम दे दिया, आई कैप, यानी उसकी लंबाई कितनी है 1 मीटर है इस सदिश की जो लंबाई है। ठीक है, ये आई कैप हो जाएगा, आई कैप अपने को तीव्रता की दिशा दिखाने वाला सदिश है। अब देखो अगर मान लो आपकी शीट कैसे पड़ी हुई हो, ये बिल्कुल ऐसे लंबी पड़ी हुई हो, यहाँ पे ऐसे पड़ी हुई हो, यानी कि जैसे आपका पेज है वैसी पड़ी हुई हो, तो इसमें से जो गाउसिया पृष्ठ बनाएंगे ना गुजरता हुआ बेलन, वो ऐसे बनाएंगे, ठीक है ना, तो वो गुजरता हुआ बेलन आपका ऐसे होगा। तो अब इसमें क्या होगा कि इसमें जो अपने लेंगे, सॉरी जो इसमें गाउसिया पृष्ठ जो आप लोगे, तो ये बेलनाकार गाउसिया पृष्ठ आपके पास आ गया, आ गया है ना आपके पास। तो अब इसमें जो तीव्रता की दिशा होगी, मान लो इस पे आपने प्लस आवेश दिया हुआ है, तो इस ऊपर की ओर होगी तीव्रता की दिशा, तो ऊपर की ओर कैसा होता है, यहाँ पे जे कैप आ जाता होता है ऊपर की ओर, यानी ये एक्स अक्ष में क्या होता है, आई कैप होता है, वाई अक्ष में क्या होता है आपका जे कैप होता है। तो अब आप यहाँ पे जो लिखोगे सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट और साथ में क्या लगा दोगे, जे कैप लगा दोगे, इसका मतलब जे कैप दिशा में क्या है आपकी तीव्रता की दिशा है। तो एन कैप परत के लंबवत दिशा में क्या आ जाएगा, इकाई सदिश हो जाएगा। तो वही चीज़ है कि यह स्पष्ट है कि विद्युत क्षेत्र बिंदु की परत से दूरी पर निर्भर नहीं करता। अब देखो ये क्वेश्चन आपसे घुमा के भी पूछा जा सकता है पेपर में, घुमा के कैसे पूछा जा सकता है कि आपको डायरेक्ट फार्मूला तीव्रता का ना निकाल के ये कह देंगे भी सिद्ध कीजिए कि एक अचालक परत के लिए तीव्रता का मान उससे दूरी पर निर्भर नहीं करता है, ये सिद्ध करके दिखाना होगा आपको। तो आपको क्या करना है, तीव्रता का सूत्र ही निकालना होगा, उसमें कन्फ्यूज मत हो जाना भी यहाँ तो सिद्ध करना पूछ लिया, तो सिद्ध करने का मतलब भी तीव्रता दूरी पर निर्भर नहीं करती, वो अपने को बताता कौन है, तीव्रता का सूत्र ही तो बताता होता है। तो वही चीज़ यहाँ पे है कि परत से दूरी पर निर्भर नहीं करती। अब यदि पट्टिका परिमित आकार की है, मतलब सीमित लंबाई की है, तो पट्टिका के निकट स्थित बिंदुओं के लिए आप ये वाला सूत्र लगा सकते हो, दूर वाले बिंदुओं के लिए नहीं लगा सकते, और ना ही आपके सिलेबस में है। ठीक है, फिर आता है लास्ट में इसका ग्राफ। अब ग्राफ में भी बहुत सारे स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन रहती है। देखो E इज इक्वल टू आपके पास क्या आ गया, E का जो फॉर्मूला आ गया सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो देखो एप्सिलॉन तो यहाँ पे कांस्टेंट होता है, एप्सिलॉन का मान 8.85 × 10⁻12 जो आप लेते हो फर्स्ट चैप्टर में आपने पढ़ रखा है।
तो नीचे वाली वैल्यू तो है कांस्टेंट। अब बात आती है ऊपर वाले की सिग्मा, तो ई और सिग्मा में क्या संबंध है, जो ई होता है वो क्या होता है, समानुपाती होता है सिग्मा के। तो जब समानुपाती वाले ग्राफ की बात आती है तो वो आता है ग्राफ कैसा, सीधी रेखा आता है। अब कन्फ्यूजन स्टूडेंट को यहाँ होती है ई और आर के ग्राफ में। अब ऊपर वाला जो फॉर्मूला है तीव्रता का, उसमें तो आर आया ही नहीं हुआ, तो अपने ई और आर में ग्राफ कैसे बनाएं, ये सबसे बड़ी दिक्कत है। तो स्टूडेंट्स मेरे से यहाँ पर डाउट बहुत ज़्यादा पूछते हैं कि सर आपने ये वाला ग्राफ बनाया कैसे हुआ है, जब ई और आर में तो संबंध ही नहीं है, नहीं है ना। सो आप भी सोच रहे होगे भी नहीं है यहाँ पे संबंध। तो देखो ये ग्राफ अपने को यही बता रहा है कि ई और आर में कोई संबंध नहीं है। अब कैसे बता रहा है वो देखो, कि मान लो आप ग्राफ देखो, ग्राफ को पढ़ने का तरीका आपको होगा भाई, जब स्टार्टिंग में क्या है कि जब आपका आर का मान 0 है, इस ओ पॉइंट पे आर का मान कितना है, 0 है, तो तीव्रता का मान है। फिर आर का मान मान लो यहाँ पे कितना हो गया, 1 मीटर हो गया, तो 1 मीटर पे भी तीव्रता का मान क्या है, यहाँ पे 0 है। सॉरी, जो स्टार्टिंग में आ रहा था वही है। फिर 2 मीटर पे भी तीव्रता का मान फिक्स है, 3 मीटर पे भी फिक्स है, यहाँ पे आ रहा है ग्राफ पे 4 पे भी फिक्स है। मतलब आप जितनी मर्जी दूरी पर ले लो, तीव्रता का मान तो क्या आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है। तो ये वाली जो सीधी लाइन है ना, ऐसे ये अपने को बताती है कि ई का मान दूरी के साथ परिवर्तित नहीं हो रहा, ई का मान हमेशा फिक्स रह रहा है। दूरी चाहे आप इधर परिवर्तित कर रहे हो, ग्राफ में ऐसे लेते हो, ये 2 मीटर है, ये 3 मीटर है, ये 4 मीटर दूरी है, ऐसे इधर दूरी लोगे और ऊपर तीव्रता लोगे। तो अगर तो क्या हो, तीव्रता का मान चेंज हो, तो तीव्रता का ग्राफ आपका किसी ना किसी तरीके से जाना चाहिए। मान लो ऐसे ग्राफ जा रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि अब आर के साथ तीव्रता का मान बढ़ रहा है। भी यहाँ पे ई का मान क्या था, कम था। अब यहाँ पे जब आपका आर यहाँ पे आ गया, पहले आपका आर था यहाँ पे, लेकिन अब आपका आर यहाँ पे आ गया, तो तीव्रता का मान आपका यहाँ पे हो गया। तो ग्राफ में इस साइड ऊपर जाएं तो क्या होता है, ई का मान बढ़ता है। तो अगर ऐसा ग्राफ हो तो वो बढ़ता हुआ दिखाएगा। और अगर मान लो ग्राफ आपका इसके बिल्कुल रिवर्स हो, मान लो ऐसे आ गया, तो अब यहाँ पे तो तीव्रता का मान ज़्यादा है, लेकिन जैसे जैसे दूरी बढ़ रही है तीव्रता का मान कम हो रहा है। लेकिन ये सीधी रेखा अब अपने को क्या बता रही है कि तीव्रता का मान दूरी के साथ चेंज नहीं हो रहा। दूरी आप जितने चाहे मर्जी ले लो, ये वाला तीव्रता का मान बिल्कुल यहीं पे यानी कांस्टेंट बना रहेगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वाला टॉपिक भी अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। एक एक टॉपिक पर आप देखो भी मैं आधा आधा घंटा लगा रहा हूँ। अगर इसी को मैंने क्लास में करवाना हो ना, ये टॉपिक 15-20 मिनट का टॉपिक है ये। जो ये आपके प्रीवियस जो था तार वाला, फिर उसके बाद ये आ गया शीट वाला, फिर उसके बाद ये दोनों एक दिन में टॉपिक मैं करवा देता हूँ आराम से, ठीक है। और बाकी आगे गोले वाला आएगा या अचालक परत वाला, वो सारे मैं एक दिन में सलटा देता हूँ। ये वाला चैप्टर मैंने स्कूल में आप मान के चलो 4 या 5 दिन में कंप्लीट करा दिया था। तो अब यहाँ पे मैं आपको जितनी डिटेल हो सकती है उतनी करवा रहा हूँ, जितने आपके मन में क्वेश्चन आ सकते हैं उतने सारे क्वेश्चंस का मैं आंसर देने की ट्राई करता हूँ। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा ये वाला टॉपिक। और अब अपने वीडियो रेगुलर रखेंगे, आप अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई करते रहो। इसके पीडीएफ नोट्स अगर आपको यही चाहिए तो ये आपको वैसे भेज दूंगा, डिस्कशन ग्रुप में भेज दूंगा मैं। लेकिन जो ओरिजिनल ग्रुप है ना अपना टेलीग्राम पर, उस पर मैं इसके ओरिजिनल नोट्स ही भेजूँगा, मतलब बना के एक वाइट पेज पे जो जैसे मैं अब बनाता हूँ, ठीक है। तो ये वाले नोट्स में भी कोई कमी नहीं है, जो नए नोट्स बनाऊंगा वो इसकी कॉपी होंगे बिल्कुल। वैसे वो तभी बनाता हूँ, थोड़ा सा मेरे को पढ़ाने में अच्छा लगता है वो चीज़ साफ पेज पर। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप प्रैक्टिस करते रहो। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।